के अलावा अब अगली क्लास में हम अपना वर्क पावर एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फ्रिक्शन में मैंने सब लोगों को वैसे भी कहा था कि फ्रिक्शन में मेजरली हम लोगों को ना क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। फ्रिक्शन के अंदर टॉपिक समझ में आ जाए तो क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो आज भी हमारा फोकस क्वेश्चन पे ही रहेगा। आज भी आप लोगों को मेजरली मुझे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन ही करवाने हैं। अभी तक हम लोग फ्रिक्शन देख चुके हैं, फ्रिक्शन की थियोरी में 2-3 बार सब बच्चों को रिवाइज करवा चुकी हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन सबका सेम फॉर्मूला होता है, म्यू एन के बराबर होते हैं। देखना ये होता है कि कब तुम्हारा स्टैटिक लग रहा है, कब काइनेटिक लग रहा है, कब लिमिटिंग लग रहा है, क्या चीज हो रही है, वो हमें एनालाइज करनी होती है। तो वैसे ही हम क्वेश्चन आज की क्लास में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। जो जो क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगी अच्छे क्वेश्चंस हैं आज की क्लास वाले, मतलब आपके थोड़े से इस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो अपने पेपरों में, उस तरीके के क्वेश्चंस करवा दी हूँ। ठीक है, स्क्रीन अटकी हुई है, एक सेकेंड बेटा। मैम एक बार जैसे कि फ्री बॉडी पार्ट डायग्राम जो हमारा बन जाता है, तो उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो कि क्या चीज पहले निकालनी रहेगी, क्या चीज बीच में निकल। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आपने क्वेश्चन पूछे ना बेटा उसके लिए। तो सबसे पहले सपोज मेरे पास कोई वेज है, मेरे आई थिंक स्क्रीन अभी स्टक है, फिर दिख रहा है सबको वेज? मैम नहीं दिख रहा। एक सेकेंड बेटा, विजिबल हुआ? तो बेटा सपोज ये वेज के ऊपर तुम्हारा कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इसका अब हमें जो भी हमें एक्सेलरेशन वगैरह आपसे पूछिए तो एक्सेलरेशन निकालनी है। इसका जो भी आप लोगों से चीज पूछिए वो आप लोगों से पूछे। सपोज आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, अगर यहाँ पर आपको फ्रिक्शन वाली सरफेस भी गिवन है तो कैसे करोगे ये क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, भैया आप बोल रहे हो ना? तो फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में? स्टेप 1 इज मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम। तो स्टेप 1 आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो नीचे की डायरेक्शन में मैम mg लगेगा, ऊपर मेरा कुछ नॉर्मल फोर्स लगेगा, है ना, और पीछे की साइड पे कुछ फ्रिक्शन लगेगा। क्योंकि मैंने बोल रखा है कि ये ब्लॉक आपका मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब ये जो mg है इसके कंपोनेंट कर सकते हो। ये वाला जो एंगल है वो हमारा थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं mg के कंपोनेंट करूंगी तो ये मेरा जो कंपोनेंट होएगा दिस विल बी mg cos थीटा एंड mg sin दैट विल बी mg sin थीटा। तो हो गया ना बेटा अब क्वेश्चन सॉल्व। अब तुम क्या करोगे? अब फ्रिक्शन वाले प्रॉब्लम में सबसे पहला स्टेप है कि नॉर्मल की वैल्यू निकाल लो। अब तो हमें खाली बैलेंस करनी है इक्वेशन। नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg cos थीटा। इसका मतलब है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? म्यू mg cos थीटा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर आपको निकालने के लिए बोला है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू ma, मतलब mg sin थीटा माइनस जो आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू m। तो ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व कर लो बस। अब mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा विल बी इक्वल टू ma। यहाँ से सारा आपका कट जाएगा, आपके पास कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। इस तरीके से करने हैं बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो ये सबसे पहले आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। उसके बाद आपको देखना है कि अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो आपने सारी एक्स और वाई में जितनी फोर्सेस लग रही है वो बैलेंस आउट कर दी। अगर आपकी किसी एक्सेलरेशन से मूवमेंट हो रहा है तो जहां पे आपकी वो नेट फोर्स लग रही है, जहां पे नेट एक्सेलरेशन आ रही है, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma करके उसका आंसर निकाल। सही है बच्चा? ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन बताओ कैसे सॉल्व करोगे? आपको एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, दो डायरेक्शन में उससे फोर्स लग रही है, म्यू की वैल्यू आपको गिवन है। आपको बताना है कि इसकी एक्सेलरेशन ब्लॉक की कितनी होगी, कैसे निकालोगे? ठीक है, इसको सॉल्व करने का ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है बेटा। इसको सॉल्व करने का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है। अगर मेरे पास ये दो फोर्सेस हैं 40 न्यूटन की और 40 न्यूटन की, नेट फोर्स कितनी आएगी? रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी बताओ? 80 कहां से आ जाएगी? ऐड थोड़ी कर देते हैं, वेक्टर सम करोगे ना मैम। यस मैम। मैम रूट में 33,000 हाँ, रूट में 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 कॉस थीटा, ऐसा कुछ बनता है ना, कॉस 90। सही बात है ना? अब कॉस 90 तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास रिजल्टेंट कुछ 40√2 नहीं आ जाएगा, यस मैम। है ना? और अगर तुम थीटा की वैल्यू निकालोगे, उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल दिया, थीटा की वैल्यू निकालोगे, 40 हो गया। बिल्कुल सही, थीटा की वैल्यू निकालोगे। अगर ये थीटा मैं निकाल रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 40/40।
मतलब थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 145 डिग्री। तो अब अगर मैं इसका डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो डब्बे का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ कैसे बनेगा कि ये मेरा डब्बा है 10 किलो का, ठीक है, मुझे खाली एक्सेलरेशन देखनी है तो mg वाली चीज नहीं बना रही, टॉप व्यू ही बना रही हूँ। इस पे कुछ इस तरीके से फोर्स लग रही है 40√2 की, विच इज मेकिंग सम एंगल 45 डिग्री। ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो बेटा अब ना इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ऐसे सिचुएशन में जब फ्रिक्शन बनाओगे तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रही है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट फ्रिक्शन बनाना है। तो यहाँ पर तुम्हारा इन दिस केस इट विल बी इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यही तुम्हारी इस क्वेश्चन के तरीके में ट्रिक है कि जो तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो जो नेट फोर्स आ रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाओगे। अगर किसी और डायरेक्शन में बने तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में तुम्हें पता है कि मतलब नीचे की साइड पे कुछ n और mg भी होगा, तो यहाँ पर n विल बी इक्वल टू mg। इसका यही मतलब है दैट अगर तुम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिखोगे इट विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन आएगा ना क्या बेटा? मैम काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन है ना? हाँ बिल्कुल सही, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई। म्यू mg से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई। अब तुम्हारे डब्बे की कुछ एक्सेलरेशन तुमसे मांगी गई है, मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो ये डब्बा मूव भी तो कर रहा है ना किसी एक्सेलरेशन से। तो इसकी क्या इक्वेशन लिखेंगे बताओ सब बच्चे, फटाफट सॉल्व करो। अब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के बता दो। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या इक्वेशन हो गई, n इज इक्वल टू mg था, तो mg मतलब 100 हो गया ना, 100 न्यूटन। तो अगर मैं काइनेटिक कैसे आई? फ्रिक्शन की वैल्यू तो आपकी म्यू एन होती है ना बेटा, तो म्यू mg नहीं हो जाएगी, है ना? तो म्यू एन से आ जाएगी ना म्यू mg के बराबर, यहाँ पर n आपका mg के बराबर आएगा। तो यहाँ से मेरे पास म्यू की वैल्यू आपको 0.5 गिवन है, मतलब एफ के की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई। इज दिस ओके? ठीक है बच्चों। अब डब्बे के ऊपर तुम्हारी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? यहाँ पर तुम्हारी लग रही है 40√2, इसी के ऑपोजिट में लग रही है तुम्हारी 50 न्यूटन। तो तुम्हारी कुछ एक्सेलरेशन भी तो हो जाएगी ना, यहाँ पे नहीं होएगी? तुम्हारी कुछ एक्सेलरेशन होएगी इस केस में, कुछ एक्सेलरेशन सपोज इस डायरेक्शन में आ रही है नेट, देयर इज सम एक्सेलरेशन व्हिच इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। तो अब अगर यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूंगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैसे निकालोगे? ma मस्ट बी इक्वल टू 40√2 माइनस 50, ऐसे ही निकलेगी ना। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40√2 माइनस 50 अपॉन m। m इज गिवन टू यू एज 10। मैम कैसी हो? हेलो बेटा, गुड इवनिंग बेटा। आपकी शक्ल देख के बड़ा अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन मिला। अच्छा, सेटिस्फैक्शन मिल रही है बच्चों को, चलो बहुत अच्छी बात है। ये बच्चों को नहीं, सिर्फ मुझको। नहीं, बाकी बच्चे भी खुशी होंगे यार मेरी शक्ल देख के, ऐसी बात नहीं है। दर्शकों बात Yes, ma'am. देखो। यस मैम, देख लो बाकी बच्चे भी ऐसे खुशी है। मैम नहीं सर, ठीक है? मैम कृष्णकांत सर ने मैम फिजिक्स पढ़ाई मैम। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। कैसा रहा फिजिक्स? क्या मैम पढ़ा रही है सर? सर सॉरी मैम, सर एफबीडी पढ़ा रहे हैं। हाँ तो बढ़िया है, फिर तो तुम्हारा स्कूल का सिलेबस और यहाँ पे जो सिलेबस चल रहा है वो सेम ही चल रहा है, बढ़िया है, अच्छे से मेरे को कवर एक कर बार लो। बताओ, चिड़िया उड़ रही है तो उसका एफबीडी बनाओ। हाँ तो बना दो, क्या दिक्कत है तुम्हें? उसमें सिर्फ एमजी लगेगा ना, अभी उड़ती हुई चिड़िया पे। तो फिलहाल वही लगेगा, बाकी एयर रेजिस्टेंस वगैरह की फोर्स लगाओगे तो वो लगा लो, बट फिलहाल तो एमजी लगाओगे। ये कह दिया था ना कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हम्म। तो अभी मेरे को क्यों चाटा पड़ा जब मैंने एमजी सही बनाया था? नहीं, फ्लाइंग बर्ड के ऊपर सोचो अब क्या लगना चाहिए। नहीं देखो, ये गलत बात है ना, मेरे को तब भी चाटा पड़ा। चलो ये सर से ही पूछ के बताना मुझे भी आंसर इसका अभी, जैसे तुम फिर चाटा हाँ, पड़ी गया ठीक। तो सर से ही पूछना आंसर। ओके ठीक है मैम, पूछ के ही बताऊंगा। और मुझे भी बताना कि क्या दिक्कत हुई तुम्हारे साथ, जब तक थोड़ा थोड़ा डिस्कवर होना चाहिए ना ये वाली चीज। ठीक है, हमें तो बता। चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया, ये बताओ। मैम प्रीवियस स्लाइड देखा ना। हाँ बता, नहीं वैसे तुम्हारा लगता वैसे ही है, वेट लगेगा, ड्रैग थ्रस्ट वगैरह वाली जो फोर्सेस है, लिफ्ट वाली फोर्स है वो तुम्हारी लगती है। हाँ देख लो बेटा प्रीवियस वाली स्लाइड, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में तुम्हें यही चीज समझनी है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में कृपया करके फोर्स का रिजल्टेंट फाइनल जो तुम्हारा जो भी ब्लॉक है उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट अपना बना लेना कि हाँ हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कैसे बनेगा इस तरीके के सिचुएशन। ठीक है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफरेंट है जो हम अभी तक लिफ्ट वगैरह वाले क्वेश्चन करते हुए आए हैं ना उनसे, क्योंकि उसमें तो हम फोर्स के कंपोनेंट लेकर फिर देखते हैं कि कौन से कंपोनेंट में तुम्हारा फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पर तो तुम्हारा पूरा का पूरा ही फोर्स, दोनों की दोनों फोर्स तुम्हारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगेगी। चलूं आगे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन दिखाऊं? मैम मैम 1 मिनट मैम, नोट कर रहा था। हाँ कोई नहीं बेटा, कर लो नोट डाउन।
मैम समझ जाओ मैम, वही कॉपी मैम। पेस्ट चलो मैम। कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, समझ लो। अच्छा क्या देखो, फ्रिक्शन में मेजरली क्वेश्चंस ही बचे हैं, तो क्वेश्चंस को जितना अच्छे से समझोगे उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। मैम सर ना मतलब मैं यस मैम यस। आपको अगर सर का आज एक्सपीरियंस हो ना, सर से पागल हो जाओगे क्या हुआ रात में। तो मुझे क्लास ये के बाद बच्चे बता। भी हंसेंगे ना। नहीं नहीं, क्लास के बाद हंसेंगे सब बच्चे, अभी पहले क्लास पे फोकस करेंगे सब बच्चे, ठीक है? ऐसे अभी जो आके कोई अभी जोक्स नहीं, हाँ अभी मैम पहले ठीक क्लास पे फोकस करो, है। मैम मैं जोक ठीक नहीं है? मारता, मैं सच बताता हूँ, बस वो फनी कंटेंट्स में बताता हूँ। हाँ वो फनी हो जा रहा है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी क्लास की बात करेंगे, 2-4 मिनट तुम्हारे लिए लेके अच्छे से बातचीत कर लेंगे, फिर सो जाना सब आराम से। कर लिया नोट डाउन मैम बच्चों? इतना यस साल से मैम। मैम मैं ठीक है, मैम छापा है मैम। ठीक है, कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेना अब बच्चे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करोगे? A block of mass managed on horizontal for the coefficient of the satisfaction between the forces म्यूट कर mu. लो बेटा पीछे एक बार। अरे भाई। Sorry. हाँ, a block of mass m rests on a horizontal floor. The coefficient of static friction between the block and the floor is mu. It is desired to make the body move by applying minimum possible force F. Find the magnitude F and the direction in which it has to be applied. The direction in which it has to be applied is an important thing. ये चीज थोड़ी सी मैं तो मैं चलो सॉल्व करने में हेल्प ही कर देती हूँ। रुक जाओ मैम 1 मिनट। इसका हिंट दे देती हूँ कि पुलिंग फोर्स लगाना इजी रहता है एज कंपेयर टू पुशिंग, हमने लास्ट क्लास में देखा था। वहां से थोड़ा सा इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। ठीक है, हिंट तुम्हारे लिए चलो और थोड़ा सा बड़ा हिंट और दे देते, फ्री बॉडी डायग्राम का हिंट दे दिया। सपोज हमारे पास कोई मास m है, सोल्यूशन ही पे दे ये दो हमारा, मैम। नहीं खाली मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ उसका, फ्री बॉडी डायग्राम का आंसर तुम्हें फिर खुद निकाल के बताना है। इतना हिंट फ्लैश निकाल ठीक है, कर दे सपोज देते ना तो मजा आ जाता, पर देते नहीं है बात। सपोज ये हमारा मास m है, इसमें बताओ कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी अगर ये धरती पे रखा हुआ है तो? मैम इसमें नॉर्मल और एनर्जी लगेगा मैम। mg लगा दिया, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लगा दिया, मैम यस। और कुछ लगेगा नहीं लगेगा? रुको मैम पढ़ने दो, स्ट्रिंग नहीं है इसमें। स्ट्रिंग नहीं है। ब्लॉक m रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, तो तुमने n और mg तो बना लिया। स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ गिवन है तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी। अब आपको इस ब्लॉक को मूव करवाना है बाय अप्लाइंग मिनिमम पॉसिबल फोर्स, हमें मिनिमम फोर्स लगा के इस ब्लॉक को मूव करवाना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मिनिमम फोर्स तुम्हारी कुछ पुलिंग वाली कंडीशन में लगती है। सो लेट मी assume that there is some force F which is acting at an angle theta, which is just pulling this block, which is just moving this block. ठीक है, तो अब जब ये ब्लॉक को मूव करेगी फोर्स तो कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, एंड दैट फ्रिक्शन विल बी योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिंट है। क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या है कि ये जो एफ है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और किस डायरेक्शन में इसको अप्लाई करोगे, ये तुम्हें बताना है। सो नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर गाइस। ठीक है, आई हैव गिवन यू अ वेरी बिग हिंट, आई हैव ड्रॉन द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर यू. So now try to find out the answer. Tell me what will be the value of the force applied capital F and the value of theta. निकालो बच्चों, बताओ क्या आंसर आएगा। मैम हाँ बेटा। मैम एक assumption है आंसर के बारे में। मैम जो एंगल थीटा होगा मैम वो 90 डिग्री होना है, तो मैम 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब मैम जो फोर्स है वो मैं जो मैम आपने एफएस बनाया है
तो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए 9। ठीक है बेटा, अजम्पशन से नहीं आएगा, ये जो थीटा वाली चीज है ना वो डिफरेंशिएट करके आएगी। ठीक है, एफ की वैल्यू निकालो, फिर तुम्हारी एफ मिनिमम कितनी होनी चाहिए वो तुम डिफरेंशिएट करके निकालोगे कि किस थीटा पे ये चीज हो रही है। सही बात है ना? ओके मैम, मिनिमम की वैल्यू मैम न्यू एम दी आएगी? नहीं मैम मैम एफ का मैग्नीट्यूड यू एम जी एंड न्यू एम जी माइनस न्यू एफ साइन थीटा आएगा। एफ थोड़ी आ सकता है फिर, एफ के अंदर एफ थोड़ी डालोगे, कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले लिख दोगे, इसके कंपोनेंट कर लोगे एफ के। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट ma'am. होंगे तो मेरे पास क्या क्या कंपोनेंट आएंगे? ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये ऊपर वाला कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो मेरे पास एक तरीके से mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n प्लस एफ साइन थीटा। So this tells me that n will be equal to mg minus f sin theta. Is this okay? ये स्टेप क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम बस मैं डायरेक्टली वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकती? मैम ने अपने डेराइव करके बताया था कि जो पुलिंग फोर्स होती है हाँ, वो पुलिंग फोर्स में यही तो फॉर्मूला हमने ऐसे ही तो निकाला था, यही तो फॉर्मूला निकाला था पुलिंग फोर्स के लिए। पुलिंग फोर्स में उसके बाद मैंने क्या बोला कि f cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू दिस fs max, है ना? तो ये जो fs max है इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा, क्योंकि म्यू n के बराबर हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं f की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा? f cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू mg। सही है? तो कुछ फोर्स की वैल्यू मेरे पास ये नहीं आ जाएगी, म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। इज दिस पार्ट ओके? सब बच्चे बताओ, ये चीज क्लियर है सबको? यस ठीक है, अब मैम। इसके आगे तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मिनिमम फोर्स निकालनी है। तो मिनिमम फोर्स निकालने का क्या तरीका है? इसका जो df अपॉन डी थीटा होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। सो ट्राई टू डू दैट नाउ, ट्राई टू डू दैट। दिस शुड बी देयर फॉर मिनिमम फोर्स, नो, दिस शुड बी देयर फॉर मिनिमम फोर्स। तो यहां से तुम्हारे पास एंगल की भी वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी? ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ये तो तुम्हारे पास f आ गया। अगर मुझे ये जो f है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो f तुम्हारा मिनिमम कब होएगा? जब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा विल बी मिनिमम। cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज मिनिमम, और cos थीटा प्लस म्यू साइन मैक्सिमम थीटा होगा ना मिनिमम। जब ये। हाँ सॉरी, देन cos थीटा मैक्सिमम प्लस होगा ना, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज मैक्सिमम। और ये वाली चीज मैक्सिमम कब होएगी? 45 पे होंगे मैं मैक्सिमम, और 45 ठीक है, डिग्री के एंगल पे। ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि तुम्हारी बेसिकली ना 45 डिग्री के एंगल पे होती है, या फिर जो ये चीज मैक्सिमम कब होती है, ये एक कंडीशन नोट डाउन कर लो, दैट a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तुम्हारे पास कुछ भी अगर a cos थीटा या b sin थीटा है, इट विल बी मैक्सिमम एट और इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज तुम नोट डाउन करके रखो, दैट a cos थीटा प्लस b sin थीटा तुम्हारा मैक्सिमम तब होएगा जब तुम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दोगे। तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो अगर यहाँ पर मैं वही सेम चीज अज्यूम कर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो f की मिनिमम वैल्यू होएगी दैट विल एक्चुअली कम आउट एज म्यू mg अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर। सो दिस इज द minimum value of f which is required to move the block। ठीक है, ये वाली चीज प्रूफ भी कर सकते हैं वैसे, बट प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। इसको cos थीटा को sin थीटा के टर्म में करके या sin थीटा को cos थीटा के टर्म में करके इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस पर्सन। मैम ये जो आपने सेकंड लाइन लिखी ना वो समझ नहीं आया। ए स्क्वायर अच्छा बेटा, मैंने ये बोला कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा की अलग अलग वैल्यूज होंगी डिपेंडिंग ऑन थीटा। यस मैम। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जब तुम्हारा ये पूरा का पूरा टर्म मैक्सिमम होएगा, दैट विल बी एट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैम ये कोई ये फॉर्मूला बोला है मैंने। हाँ, ये एक तरीके से तुम्हारी एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट समझ के इसको नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला नहीं, इसको एक स्टेटमेंट समझ के नोट डाउन कर लो। इसको प्रूफ भी कर सकते हो डिफरेंशिएट करके, बट उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जरूरत नहीं रहती।
ठीक है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो अगर आपको प्रूव करना है तो, बट उसकी नीड नहीं रहती. So this is the maximum value of a cos theta plus b sin theta, that is under root of a square plus b square. So using this I get the maximum value of cos theta plus mu sin theta as under root of 1 plus mu का square. तो वहां से मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी फोर्स की वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी. सही है बेटा? मैम अगर हमें मिनिमम निकालना होता फिर? मिनिमम ही तो निकाला है. वो नहीं मैम, मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मिनिमम वैल्यू. वो मैं आपको फाइंड आउट करके बोलूंगी, जितना मुझे याद है शायद नेगेटिव साइन आता है, पर वो वाली चीज मैं आपको फाइंड आउट करके बताऊं. ठीक है, जितना मुझे याद है कि उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है हमारे पास यहीं पे किसी एक चीज में. सही है. अब अगर हमें, हमारे पास एफ तो थी, अब आपको जो थीटा है वो भी बताना है कि व्हाट विल बी द थीटा कॉरस्पॉन्डिंग. तो थीटा कैसे बताओगे? ये डी एफ अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 कर लो तो वो तो बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा. तो डी एफ अपॉन डी थीटा भी तो आप खाली ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग में ही कर रहे हो, है ना? तो ये कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को ही डिफरेंशिएट कर लो. सो व्हेन यू डिफरेंशिएट कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? यू विल गेट माइनस साइन थीटा जब कॉस थीटा को करोगे, प्लस म्यू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0. इसका यही मतलब है दैट थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू तुम्हारे पास आएगा. यू विल गेट tan थीटा. एक बार क्वेश्चन वापस बता दोगे? ठीक है, एक बार फिर से बता दूंगी. यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, एंड यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू से थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ म्यू. अब अगर किसी बच्चे को ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो समझ नहीं आया तो तुम्हारे पास tan थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर आई है. tan थीटा से sin थीटा और cos थीटा दोनों का एक्सप्रेशन निकाल लोगे. ये तो कर सकते हो ना? क्या किया? ठीक है, tan थीटा से sin थीटा और cos थीटा दोनों का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? चलो वो भी करते हैं सॉल्व. यस मैम. मुश्किल हो गया क्वेश्चन ये वाला. ठीक है, सबसे पहले ये नहीं फोर्स मैम. का एक्सप्रेशन हमारे पास आया, ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब ये फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास आया. अब हमें ये जो फोर्स है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और कौन से थीटा पे ये मिनिमम हो रहा है वो हमें निकालना है. तो सपोज सबसे पहले मैंने थीटा पे, कौन से थीटा पे मिनिमम हो रहा है वो निकाल लिया, और वो जो थीटा है मेरे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ म्यू. ये चीज क्लियर है? वो तो डायरेक्टली मैंने cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा को डिफरेंशिएट करके निकाल लिया है. सही है बेटा? ये चीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब अगर आपका tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होगा, अगर आपका tan थीटा इज इक्वल टू म्यू है, तो tan थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ? म्यू अपॉन 1. तो ये क्या होता है? tan थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यस मैम, पी बाय बी. हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी? पी स्क्वायर बस पी स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर. कह सकते हो. कह सकते नहीं, यही तो होगी. तो हाँ. अगर मैं अब ये वाली चीज से sin थीटा और cos थीटा निकालूं तो sin थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर. हाँ मैम. एंड cos थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर. यस मैम. I can substitute these two values in the expression for f and get my answer. ये चीज कर सकते हैं. हाँ. तो वहां से एक बार आंसर निकालो, बताओ क्या वैल्यू आएगी. वहां से अगर आप आंसर निकालोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास? मैम 1 मिनट दो मैम. ठीक है, ट्राई करो एक बार, वैल्यू निकालो.
मैम नहीं आ रहा है मैम। लास्ट वैल्यू यू एम जी रूट वन प्लस का यू स्क्वायर अपॉन में यू प्लस वन। मैम म्यू प्लस वन। मैम सेम ही आ रहे हैं, शशि कह रहे थे। मैम आपका जल चित्र थम गया मैम। अच्छा मैम ही चली गई। हेलो गाइस, हाउ आर यू? अब जो शेयर करना था शेयर कर दे अभी जी। तो जैसे तुम सबको पता है यार, मैं ना अवंती ऑफलाइन में पढ़ता हूँ, तो मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा चलता है कि मैं आधे टाइम कंफ्यूज होता हूँ कि कौन क्या पढ़ा रहा है। अभी मैं जैसे यू ऑल गाइस नो, मैं हॉस्पिटल में था, तो मेरे स्कूल में ना एफबीडी पढ़ाया जा रहा था। और क्योंकि मैं तो जब स्कूल पहुंचा तो मेरे को सबसे पहले सर ने पकड़ लिया, जबकि सर को पता था कि मेरे को पता है। सर ने सर ने उस बच्चे से नोट्स मांगे जिसने उनकी कॉपी भी नहीं बनाई थी। और उस टाइम पे सोचो मैंने क्या, मैम आगे पाए। यस, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। अभी आ रही है मेरी वीडियो वगैरह सब दिखाई दे रही है सबको? मैम यस मैम, आपने कुछ नहीं सुना ना? यस नहीं, ये तुम क्या डिस्कशन कर रहे हो? मैम बस यही बोल रहे थे मैम, आईआईटी में पहुंचना बड़ा मुश्किल है मैम। अच्छा, हाँ वो सच है अनफॉर्चुनेटली। मैं क्या बोल रही थी, इस वाले तरीके में तो शायद कुछ दिक्कत आ रही है कि ये म्यू प्लस वन अपॉन समथिंग आएगा। तो यहाँ से एक बार निकालने की अगर मैं कोशिश करूंगी तो मेरे पास अब क्या आंसर आएगा फोर्स में, अगर मैं यही वाला एक्सप्रेशन प्लग इन कर मैम दूंगी तो सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है ना। तो ये वाले तरीके से कर लो, पिछले वाले तरीके से कर लो, वो आपका एक तरीके से एक जनरल स्टेटमेंट होता है, उसको याद करना है कर लो, वरना ये वाले तरीके से भी आप ये सेम चीज कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस म्यू म्यू साइन थीटा था, तो म्यू का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। सेम ही आंसर आ गया ना जो पहले आया था, सेम ही आंसर आ गया, नहीं आया? यस मैम। तो ये आपका लॉन्ग वाला मेथड है, इससे आपको फॉलो करना है, इससे आप फॉलो कर सकते हो। ये जो दूसरी वाली एक स्टेटमेंट है, ये अगर आपको याद रखनी है तो ये आप याद रख सकते हो। ये जो दूसरा वाला है ये आपका शॉर्टकट है। ये आपका बेसिकली, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री जब थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तब आपका ये ट्रिग्नोमेट्री में वैलिड रहता है। इज दिस ओके नाउ? तो किसी को अगर ये ऊपर वाला मेथड समझ नहीं आया तो उसको मैंने ऑल्टरनेटिव मेथड बता दिया ताकि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। ये आपका शॉर्ट मेथड है, वो याद ना रहे, ये नहीं समझ में आ रहा हो तो डायरेक्टली आप नीचे से एंगल निकालो कि कौन से थीटा पे ये चीज हो रही है, वो थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ रहा है, और वहां पे फोर्स का एक्सप्रेशन पुट इन करके उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? यस मैम। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन आज सर ने कराया क्लास में। हाँ तो बरो फिर तो अभी जो सॉल्व करके बताएगा, बताओ कैसे करोगे सॉल्व? नहीं बस उन्होंने एफबीडी बनाना सिखाया, तो उसके बाद से पंची वाले क्वेश्चन में पहुंच गए थे। हाँ तो बताओ एफबीडी कैसे बनाओगे, ये बता दो। सर मैम इसके अंदर क्या होगा ना, जो टेंशन होगी मैम, इसमें ना दो स्ट्रिंग है और एक आदमी ना खुद ही वो खींच रहा है बॉक्स के वेट के साथ। राइट राइट। तो मैम इसके अंदर सबसे पहले ना हम जो हमारी थ्रेड है उस पर टेंशन लगाएंगे। तो जो मैम जो ये बीच की थ्रेड है ना मैम, इसमें नेट टेंशन जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि यही जो बीच की स्ट्रिंग है वही सबसे ज्यादा फोर्स झेल रही है टेंशन का। ओके मैम, ठीक है। अच्छा, तो मैम इसकी एफबीडी जो होगी ब्लॉक पे मैम एमजी और नॉर्मल, ब्लॉक एमजी और नॉर्मल, और जो दोनों थ्रेड्स का एंड है उस पे टेंशन लग रही होगी मैम। कहाँ से इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग? ये मैं तो पता है, मैं चलो इसकी हिंट दे देती हूँ कि डब्बा और आदमी साथ में मूव करेगा। तो इस हिंट से एक बार सोचो कि क्या इस हिंट का मतलब है। मैंने जो बोला यस सही बोला मैम, ना? अगर डब्बा मूव नहीं करेगा तो आदमी भी मूव नहीं करेगा तो रोप भी नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ सिस्टम वाला तरीका पढ़ा था हमने, डब्बे और आदमी को एक सिस्टम मान सकते हैं। यस मैम। डब्बे और आदमी को एक सिस्टम मान लो, ठीक है। अभी से अभी आपने जो चीज पढ़ी थी मुझे वो समझ नहीं आई है बेटा, तो एक बार वो वाली चीज पे भी आएंगे, क्योंकि हम अपनी जो पूरी की पूरी रोप है उसमें मान के चलेंगे कि तुम्हारी टेंशन सेम लग रही है। मासलेस रोप्स हैं ये। तो मैम यस मैम, मैम जिस एंड पे आदमी ने पकड़ा हुआ है, जिस एंड में ब्लॉक लगा हुआ है, दोनों एंड पे तो T1 T2 लगी हुई हाँ, है। दोनों एंड पे टेंशन लगेगी, सेम ही तो टेंशन लगेगी। हाँ मैम, लेकिन जो बीच की स्ट्रिंग है मैम, जो ये आपकी जो दोनों व्हील्स के बीच में लग रखी है, वो तो हमें देखनी नहीं, उसका क्या करना है हमें। नहीं
उस पे इन दोनों का सम लग रहा होगा ना? नहीं नहीं, नहीं, केकेडी सर की बात कान खोल के सुननी चाहिए। अगर देखो, अगर हम यहाँ पे ये टेंशन आपकी यहाँ पे खिंच रही है तो यही टेंशन यहाँ पर भी लग रही होगी। स्प्रिंग आपका सेम है तो यही टेंशन तुम्हारी यहाँ पर एक्ट कर रही होगी। यही ऐसे, यही ऐसे, यही तुम्हारी ऐसे, तो टेंशन तो तुम्हारी सेम ही प्रोपोगेट होगी पूरे स्ट्रिंग में, टेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना। तो अब बेसिकली यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये डब्बा आगे गया विद टेंशन और ये जो सिस्टम है ये भी ऊपर गया विद सम टेंशन। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। सही है बेटा। यहाँ पर कुछ नॉर्मल भी लगेगी क्योंकि ये डब्बा और जो आदमी है वो दोनों हमारे ग्राउंड से टच में है, तो देयर विल बी सम नॉर्मल व्हिच इज एक्टिंग। और क्या फोर्स लगेगी? वेट लगेगा। वेट कितना लगेगा इस पूरे सिस्टम का? मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ डब्बा मल्टीप्लाइड बाय जी। इज दिस ऑल्सो ओके? यस मैम। और तुमसे फाइनली पूछा गया है कि मैक्सिमम फोर्स निकालनी है तुम्हें जो जैक रोप पे लगाएगा सच दैट द बॉक्स डज नॉट स्लिप। मतलब बॉक्स डज नॉट स्लिप का क्या मतलब है? तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस निकाल रहे हो, तो यहाँ पर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली फोर्स भी मैंने लगा दी है। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बन गया फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। मैंने पूरा सिस्टम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होएगा। बताओ सॉल्व करके टेंशन की क्या वैल्यू आएगी? मैक्सिमम फोर्स दैट जैक एक्सर्ट्स ऑन द रोप तुम्हें निकालना है, तो टेंशन की वैल्यू निकालनी है। बताओ टेंशन की क्या वैल्यू आएगी? ये क्वेश्चन को जैसे ही सिस्टम और आदमी को एक मानो, मतलब जो तुम्हारा डब्बा और आदमी है उसको एक सिस्टम मानोगे, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो लेगा। ठीक है, जितनी मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे लगा सकते हो वही तुम्हारी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आएगी। तो कैसे निकालोगे? पहली इक्वेशन अगर मैं बना रही हूँ तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? नॉर्मल प्लस टेंशन इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम। हाँ बेटा। प्लस जी इंटू जी। मैम आंसर वो आएगा ना न्यू मैम। एक सेकेंड। सोच लो थोड़ा लंबा आंसर आया, अच्छे से लिख के बोलो। बताओ बताओ क्या आया? मैम एक सेकेंड रुको बस। अच्छा कोई नहीं, चलो सॉल्व कर लो एक बार सब बच्चे। मैम पेशेंस मैम, सब्र का फल आंसर होता है। हाँ, सब्र का फल आंसर होता है, मुझे पेशेंस रखनी पड़ेगी। सॉल्व करो सब बच्चे चलो। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट पे है, तो थोड़ा सा आज के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। इसी तरीके से बोल रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट भी करके चल सकते हो। अच्छा नहीं, इसे हार्ड कहते हैं। क्या बेटा? इसे अच्छा नहीं, इसे हार्ड कहते हैं। हाँ, तो हार्ड तभी तो अच्छा हो गया ना। अच्छा माने थोड़े से ऐसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इससे इजी वाले तुम्हारे स्कूल में आ जाएंगे। अगर ऐसे जेई वालों को थोड़ी मेहरबानी होगी तो वो भी तुम्हें थोड़े से इजी क्वेश्चन दे देंगे, बट वैसे फ्रिक्शन वाले टॉपिक से थोड़े से एवरेज क्वेश्चन ही आते हैं। मैम स्कूल के पेपर का नाम लेकर के आपने मेरी आज की दोपहर की यादों को पूरी मैम कर दी मुझे। हाँ मैम न्यू की मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट में m प्लस m ब्रैकेट इंटू जी माइनस न्यू स्क्वायर एंड नॉर्मल मल्टीप्लाई में। ठीक है, थोड़ा सा आपने जो स्टार्टिंग वाली चीज बोली वो सही बोली, बस एंड का एक टर्म गलत आ गया। तो देखते हैं कैसे ये आ गया तुम्हारे पास। तो यहाँ से तो नॉर्मल की वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी? m प्लस m g माइनस टी, ऐसे ही किया होगा। अब दूसरी चीज क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से लिख सकती हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम्हारा कितना होएगा? म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, मैम है ना? आंसर को बताओ। मैम म्यू ब्रैकेट में कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन में 1 प्लस म्यू। कह दो ये सही है। हाँ यही सही है, सही है, गुड जॉब। ठीक है, ये कृष्णकांत सर वाला आंसर है, खुद सॉल्व किया था। नहीं ये खुद सॉल्व किया अभी कृष्णकांत सर ने सिर्फ एबिलिटी बनाया था। वेरी गुड, समझ में आया ये वाला स्टेप? यस मैम समझ आ गया मैम। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है? इसके बाद तो तुम्हें खाली एफएस को टेंशन से इक्वेट करना है, तो कर दो। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू m प्लस m g प्लस म्यू टी, नहीं माइनस म्यू टी था, माइनस म्यू टी। माइनस म्यू टी तो कहाँ गड़बड़ हुई बेटा ये बताओ? यहाँ से तो डायरेक्टली आ जाएगा टेंशन प्लस म्यू टी विल बी इक्वल टू म्यू m प्लस स्मॉल m g, और जब आप टेंशन को कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 प्लस म्यू। मैम मैंने टेंशन इक्वल वो un लिख दिया था। हाँ तो सही तो है, टेंशन इक्वल म्यू एन टी तो है। यस मैम ठीक आया, बट मतलब अलग टर्म्स में आया। अच्छा कुछ नहीं होता बच्चा, एक बार देखो कि कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। इज दिस ओके? यस मैम।
तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बट हाँ इस तरीके का सवाल अब तुम जेई में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सवाल, ऐसे बंदर ऊपर जा रहा है तब क्या होगा, इस तरीके के सारे सवाल मैंने पहले भी करवाए हैं, अभी भी वैसे सवाल इसमें, खाली अब जो सवाल पहले करे उसमें फ्रिक्शन ऐड हो गया। सही है, चलूं आगे? यस मैम, आसान था क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें थोड़े से ब्लॉक ऑन ब्लॉक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कि अगर हमारा एक डब्बा दूसरे डब्बे के ऊपर रखा हुआ है तब क्या होगा। तो अब जैसे ये वाला सिचुएशन देखो, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारे दो डब्बे रखे हुए हैं, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है। ठीक है, ए का मास तुम्हें गिवन है कितना, 10 किलो के आसपास, दोनों का मास तुम्हें 10 किलो ही गिवन है, चलो, और दोनों को इस तरीके से रखा हुआ है। तुम्हें बोल रखा है कि ए और बी के बीच में फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है, और जो नीचे वाली ग्राउंड की सरफेस है वो तुम्हारी स्मूथ है, जो नीचे वाली ग्राउंड की सरफेस है वो तुम्हारी स्मूथ है, तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन तुम्हें निकालनी है। सो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट विल हैपन इन दिस केस? मैम इस केस में होगा कि मैम जितनी एक्सेलरेशन बी की होगी उतनी ए की होगी, क्योंकि दोनों एक के ऊपर है। अगर ये बीच की सरफेस स्मूथ होती तो गिर नहीं जाना चाहिए था। मैम सिस्टम में मैम, लेकिन ये नहीं गिवन है ना कि बी भी स्मूथ है, हमें तो ये गिवन है ना कि वो दोनों मतलब एक के ऊपर रखे हुए और उनके नीचे की सतह मतलब स्मूथ है। नीचे की सतह स्मूथ है, बिल्कुल सही बोला। तो बेटा अब आपने क्या बोला कि ए और बी की जो एक्सेलरेशन है वो सेम आनी चाहिए, तो मैम, ये ये जो एक्सेलरेशन आप बोल रहे हो सेम आनी चाहिए, वो हर केस में वैलिड नहीं होती। ऑनेस्टली स्पीकिंग होता क्या है कि अभी हम इसको अगर सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं, इसका पूरा पहले स्टेप्स देख लो कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको सिस्टम मान लेना। सबसे पहले स्टेप 1 इज दैट कंसीडर दैट दिस इज अ सिस्टम। तो तुम्हारे पास एक नीचे ब्लॉक है, एक ऊपर ब्लॉक है, इस पूरे को मैंने एक सिस्टम मान लिया, इस पूरे को मैंने एक सिस्टम मान लिया, और ये जो सिस्टम है मेरा, इसको मैं खींच रही हूँ, इसको मैं खींच रही हूँ विद सम फोर्स व्हिच इज इक्वल टू 50 न्यूटन। क्या एक्सेलरेशन आएगी, क्या एक्सेलरेशन आएगी? दिस इज एन अजम्पशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। जो आपने बोला ना अभी बेटा, वो एक अजम्पशन है दैट ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन। तो मैम दैट इज ये एन अजम्पशन। हर क्वेश्चन में मानना है या कोई कंडीशन होगी? नहीं, चलो मैं एक बार और एक दो क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी कि ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, असम्पशन गलत हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे ही करने हैं कि सपोज मेरे दोनों के दोनों ब्लॉक्स सेम फोर्स जो लग रही है, इसकी वजह से सेम एक्सेलरेशन दोनों के अंदर एक्ट कर रही है। तो क्या वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, कैसे निकालोगे? फोर्स विल बी इक्वल टू, वेरी गुड, फोर्स विल बी इक्वल टू 10 + 10 इनटू एक्सेलरेशन, है ना, और ये तुम्हारी फोर्स आई है 50 न्यूटन के बराबर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 50/20 मतलब 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस पार्ट ओके? आगे यही आंसर है? ये आंसर नहीं है, यहां तक समझ में आया ये बताओ। यस मैम। अब ये हमारा सबसे पहले सबसे प्रीलिमिनरी एनालिसिस है कि हाँ हमने चलो एक्सेलरेशन निकाल ली। अब बेटा इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे ब्लॉक ए के ऊपर भी ये एक्सेलरेशन लग रही है, ब्लॉक बी के ऊपर भी ये एक्सेलरेशन लग रही है, तो अब तुम ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। नाउ व्हाट यू विल डू इज, लेट मी ऐड द इमेज ऑफ द क्वेश्चन हियर एज वेल। ठीक है, ये ना क्वेश्चंस में तुम्हें करवा रही हूँ, फिर इसके सारे प्रॉपर स्टेप्स लिखवाऊंगी, पहले क्वेश्चन से समझोगी क्या कर रहे हैं, ताकि तुम्हें दो सब क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आए। नाउ व्हाट वील डू इज, लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। तो बताओ ब्लॉक ए पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी? मैम उस पे ब्लॉक ए पे मैम नॉर्मल। ठीक है, ये लो, ये ब्लॉक ए आ गया मेरा, इस पे आपने बोला कि नॉर्मल लगेगी, दिस इज और नॉर्मल MG बिकॉज ऑफ ब्लॉक MG बी, है ना, ये आपकी नॉर्मल है जो ब्लॉक बी की वजह से इस पे लग रही है। नीचे की डायरेक्शन में आपने बोला एमजी लग रही है, बना दी, और बस और कुछ नहीं सकता ना? अरे और कुछ नहीं हो सकता, क्या मतलब है, फोर्स लग रही है इसमें 50 न्यूटन की, हाँ ठीक है यस मैम। फ्रिक्शन लगेगा, म्यू की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, यस मैम। तो ये तुम्हारा कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन होएगा, है ना, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होएगा, क्योंकि डब्बा तुम्हारा मूव भी तो कर रहा है, तुम्हें गिवन है कि सिस्टम जो है वो मेरा 2.5 मीटर पर सेकंड से मूव भी कर रहा है। ओके। मैम काइनेटिक फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन ही आएगा इस केस में। तो निकालो एक बार, बताओ क्या वैल्यू आएगी ये फ्रिक्शन की जब मैं मैम वैल्यू 50। निकालूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि बेसिकली मेरा n इज इक्वल टू mg हो गया, और mg की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास 100 न्यूटन आ जाएगी। यस मैम। ठीक है, इसका मतलब है कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो तुमने फ्रिक्शन निकाला है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। 50 न्यूटन। दिस इज माय लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस मैम। मैम हाँ बेटा, हमारी फ्रिक्शन भी बराबर है, हमने जितना फोर्स दिया वो भी बराबर है, तो हाँ, मैम तो इसका मतलब क्या है? लिमिट में है ना, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं इसका मोशन में। मतलब ये है, नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सेलरेशन वाली चीज है वो सही है। इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर जो मेरी ये फ्रिक्शन लग रही है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही लग रही है, तो ए और बी तुम्हारे साथ में मूव करेंगे, ए बी के ऊपर स्लिप नहीं करेगा। अगर ये वाली जो वैल्यू है ये अलग आ जाएगी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए अलग से मूव कर जाए, बी अलग से मूव कर जाए। यहाँ पर ए और बी साथ में क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन इसको प्रिवेंट कर रही है। अगर खाली मैं ए पे फोर्स लगाऊंगी और बी वाली सरफेस स्मूथ है तो ए इकलौता आगे स्लाइड नहीं कर जाना चाहिए। तुम लोग ही मुझे बताओ ना, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें बचपन में करवाया तो था मैंने, बचपन मतलब जब स्टार्टिंग में न्यूटन लॉस पढ़ रहे थे। अगर तुम्हारे यहाँ पे ये दोनों के दोनों सरफेसेस स्मूथ होती तो फिर ए तो बी पे से स्लाइड ही नहीं कर जाता आगे की साइड, तुमने फोर्स खाली ए पे ही तो लगाई है। समझ में आ रही है क्या बोली मैंने अभी स्टेटमेंट? मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास, चलो आप लोग फिर से री इमेजिन करो वो वाले दिन जब हम ये चीज डिस्कस करते थे। अगर हमारे पास इस तरीके का एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, मैं खाली इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रही हूँ तो खाली यही वाला ब्लॉक तो आगे नहीं चला जाएगा, यस मैम। है ना? यहाँ पर ये वाले दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चल क्यों रहे? क्योंकि दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है। तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने से क्या हो गया है? दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन रेजिस्ट हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन यही तो करती है, वो चाहती है कि ए और बी ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर तो आपने रख दिए, बस ए और बी ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन ना है, तो वो चीज फ्रिक्शन कर रही है। तो वहां से अब हमने अजम्पशन ये कर ली कि चलो ए और बी ब्लॉक जो है वो मेरे साथ में चल रहे हैं, फिर हमने एक्सेलरेशन निकाल दी। अब ये जो एक्सेलरेशन हमने निकाली है, अब हम देख सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद जो मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी 50 न्यूटन के बराबर आई। तो मेरे पास ये तो दोनों के दोनों आए हैं, वो इक्वल नहीं आ गए। नहीं सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे बेटा। मैं मतलब फ्रिक्शन चल की नहीं रहा, वैल्यू चल सकता है क्या बेटा? मैं मतलब वो स्लाइड अभी जस्ट स्लाइड पे है ना मैं अगर हल्की सी भी ज्यादा अपनी फोर्स तो चलने लग जाएगा। हाँ नहीं, मैंने यहाँ पर वो इक्वेशन गलत लिख दी है। 50 न्यूटन वाली चीज तुम ऐसे लिखोगे ना। मैम आप ये कह रहे हो ना कि अगर बी ब्लॉक का सरफेस भी स्मूथ होता तो सिर्फ ए ही स्लाइड करता। राइट, बट ये मैंने एक बार थोड़ी गलत चीज लिख दी। एक बार ये वाली चीज देखो अब यहाँ पर, तो हाँ ये चीज तो तुमने सही बोली, अगर पर बी ब्लॉक मैम का सरफेस स्मूथ होता तो खाली ए स्लाइड करता। अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन आ गया है, तो इसकी वजह से ए और बी ब्लॉक इकट्ठे चल रहे हैं, क्योंकि वो चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। मैंने जो इक्वेशन थी वो गलत लिख दी। यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे वो हमने वैल्यू तो देख ली, अभी हम लोगों ने वैल्यू देख ली कि हमारी एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी। एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 50 न्यूटन, है ना? अब यहाँ पर जो हमारे पास फ्रिक्शन लग रही है उसकी वैल्यू निकालते हैं, ये तो हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रही है उसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? इक्वेशन बना लो, 50 माइनस एफ विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय 2.5, यही इक्वेशन बनेगी। ये चीज समझ में आई? ये वाली इक्वेशन बन जाएगी मेरी इस सिचुएशन में। यस मैम। तो यहां से अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालूंगी 25 न्यूटन नहीं आ जाएगी? 25 न्यूटन आएगी नहीं आएगी? यस मैम। सो दिस इज टेलिंग मी दैट सेम सिचुएशन ही हो रही है कि जो फ्रिक्शन मेरी ब्लॉक ए के ऊपर लग रही है दैट इज लेस देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन, दैट इज लेस देन द मैक्सिमम फ्रिक्शन। सो ब्लॉक ए विल नॉट स्लिप, ब्लॉक ए विल नॉट स्लिप। ब्लॉक ए अपना स्टेशनरी ही रहेगा बी के ऊपर, और ए और बी दोनों अपने सेम फोर्स से चलते रहेंगे। अब सपोज इसी सिचुएशन में मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू जो इस डब्बे पे लग रही है ब्लॉक ए पे, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई होती 75 न्यूटन, तो उस सिचुएशन में क्या होता? उस सिचुएशन में क्या होता अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मेरे पास सपोज 50 न्यूटन नहीं आई, उससे कुछ बढ़कर आ गई, उससे कुछ अलग वैल्यू आ गई मेरे पास, तब क्या होगा? इसका मतलब है कि उसने 50 न्यूटन तो क्रॉस कर दिया, यस मैम। है ना? तो उस तरीके की सिचुएशन में क्या करोगे अब इसका मतलब है कि तुम्हारा जो ब्लॉक ए है वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैसे यस समझाऊं? मैम। इसको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देके समझो, कुछ इस तरीके से समझो। ये दिख रहे हैं 2 डब्बे? हाँ हाँ बोलो बोलो ये अभिजय आपने बेटा। एक बार ये 50 माइनस एफ इज इक्वल टू एम और मेरी आवाज हाँ आ आई रही है बच्चा। मैम? ये 50 माइनस एफ इज इक्वल टू एम इनटू 2.5 जो था, ये एफ इज इक्वल टू 25 कैसे आया? समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। ठीक है ठीक है, तुम्हें मास कितना गिवन है? शायद 10। 10 गिवन है, तो फ्रिक्शन को उस साइड पे लेके जाऊंगी 50 माइनस 25 नहीं हो जाएगा? 25 नहीं आ जाएगा? हाँ बेसिक मैथमेटिक्स है, मेरे दिमाग खास चली मैम ये तो बेसिक मैथ्स है। हाँ बेटा। मैम अगर फोर्स 50 न्यूटन से कम आती
तो तो मैम डब्बा स्लिप नहीं करेगा। नहीं करेगा स्लिप। नहीं, तो अगर जो तुम्हारी यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो तुम्हारी इस हिसाब से लग रही है कि तुम्हारी जो फोर्स है वो 50 न्यूटन से कम है, तो डब्बा तुम्हारा स्लिप नहीं करेगा ना। फ्रिक्शन में यही तो हमने पढ़ा है ना। इसका मतलब है कि ये वाला जो केस है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस चल रहा है अभी फिलहाल। सही बात है बच्चा? ठीक है, अब हमारे पास ये दो आइटम है, ये दो आइटम है। यस मैम। ठीक है, ये एक स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, ये एक स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है। अगर इन दोनों के बीच में भी स्मूथ ही इंटरफेस होता तो मैं इसको खींचती तो खाली यही तो हिलती ना। अगर मैं ऊपर वाली आइटम को खींच रही हूँ तो खाली ऊपर वाली आइटम खिल रही है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्योंकि एक्ट कर रहा है तो वो ट्राई कर रहा है कि इन दोनों के बीच का जो मोशन है वो रेजिस्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने ये अज्यूम कर लिया कि लेट मी अज्यूम दैट बोथ ऑफ दीज आर मूविंग टुगेदर विद अ कॉमन एक्सेलरेशन, और वो जो कॉमन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। सही है, यही था हमारा स्टेप वन, यही था स्टेप वन हमारा बेटा। उसके बाद वंस वी हैव डिटरमिन्ड द वैल्यू ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन, हमें निकालना है कि ये जो अजम्पशन है कि कॉमन एक्सेलरेशन है या नहीं वो सही है या नहीं। तो वो निकालने के लिए हमने ये सेकंड स्टेप किया है पूरा। अगर यहाँ पे गड़बड़ आती है तो इसका मतलब है कि ए और बी ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। अभी समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैम आ गया मैम। यस मैम। थोड़ा ब्रीफली ये वाला केस समझ में आया, इसका अगला वाला केस फिर से समझा रही हूँ, उसमें तुम्हें आगे का भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे तो चलो ब्लॉक ए स्लिप नहीं हो रहा, अब आगे क्या होएगा। ठीक है, अब सपोज इसी क्वेश्चन में 110 न्यूटन की फोर्स लग रही है, पूरा क्वेश्चन सेम है, 110 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तब बताओ क्या होगा। वही सेम अजम्पशन से मूव करो, बताओ एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ जाएगी। एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आएगी बताओ। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन में की समझ में नहीं आई मैम। क्या समझ नहीं आई बेटा बताओ। मैं तो पहले वाले में। ठीक है, मैम पहला ये स्टेप हम बोलो। मैम इसकी नेक्स्ट स्लाइड थी। ये चीज समझ में आई कि हमने एक्सेलरेशन निकाली। यस मैम ये तो आ गई थी। ठीक है, तो बेटा है क्या कि यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने का क्या मतलब है। हमने बोला कि ब्लॉक ए और बी तुम्हारे सेम एक्सेलरेशन से आगे की साइड पे मूव कर रहे हैं, वो एक्सेलरेशन हमने निकाल ली। ये एक अजम्पशन है। अब ये अजम्पशन निकालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने खाली ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया। तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यस मैम। तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपकी mg के बराबर है, उसको यूज करके मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली। दिस इज माय लिमिटिंग फ्रिक्शन, यस मैम। दिस इज माय लिमिटिंग फ्रिक्शन, कैन यू गाइस सी दैट। ठीक है, अब ये तो मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि इससे ज्यादा अगर वैल्यू गलती से हो गई तो मेरा जो ब्लॉक है वो स्लिप मार जाएगा। यही होता है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब, यस है मैम। ना, कि इसके आगे अगर मेरा फ्रिक्शन कुछ एक्ट किया तो मेरा ब्लॉक स्लिप मार जाएगा। जब तक मेरा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तब तक वो जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, मतलब ब्लॉक ए और ब्लॉक बी एक दूसरे के साथ में रेस्ट पे चिपक के चल रहे हैं। अगर फ्रिक्शन एक्ट किया तो ब्लॉक ए स्लिप कर जाएगा, है ना बेटा। तो अब यहाँ पर जब मैंने इक्वेशन बनाई तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 50 माइनस एफ मस्ट बी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय मास। तो वहां से जब मैंने एफ की वैल्यू निकाली वो 25 न्यूटन आई। इसका मतलब है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में खाली 25 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है, जबकि वो 50 न्यूटन झेल सकते हैं। तो ब्लॉक ए का ब्लॉक बी के साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं होएगा ना। अभी समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको। अब क्या हो रहा है, यस मैम आ गई। ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन इसी तरीके के और भी सॉल्व करवा रही हूँ, टेंशन मत लो, ताकि समझ में आ जाए। अभी अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाले क्वेश्चन में खाली पिछले वाले क्वेश्चन में 50 न्यूटन था, अगले वाले में मैंने 110 कर दिया। यहाँ पे बताओ क्या एक्सेलरेशन आएगी। 5 मीटर पर सेकंड। 5.5 आई होगी ना, यस। है ना। अब तुम्हारा जो सिस्टम है वो एक तरीके से तुम्हारे पास क्या हो गया, 10 बेटा म्यूट कर लो अपने आप को, 10 kg का मास है आपका और उसपे आपकी 110 न्यूटन की फोर्स लग रही है। सॉरी 20 kg का मास है, 10 और 10 ऐड हो जाएंगे ना। सो इन दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन यू विल गेट द एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, 110/20। मतलब दोनों के दोनों ब्लॉक मेरे मूव कर रहे हैं विद 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एन assumption, remember this is an assumption, the assumption can be wrong as well and in this situation it will come out to be wrong. अब फिर से पिछले वाले केस में जैसे हमने किया था, we will draw free body diagram of block A, we will draw free body diagram of block A।
जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे वही सेम फोर्सेस एक्ट करेंगी, फोर्सेस थोड़ी डिफरेंट हो रही है। नीचे की डायरेक्शन में mg, ऊपर की डायरेक्शन में मैम नॉर्मल लगेगा। यहाँ पर लग जाएगी मैम ये जो फोर्स हमने लगाई है 110 न्यूटन की फोर्स, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगना चाहिए, और आगे के डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन आ रही है, कितनी आ रही है 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से एक बार मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी। यहां से एक बार फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी। यहां पर भी तुम्हारे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू एम जी आएगा, तो एफ एस मैक्स की वैल्यू तो 50 ही आ जाएगी ना। एफ एस मैक्स की वैल्यू तो 50 न्यूटन ही आ जाएगी। यहां तक अग्री कर रहे हैं सब बच्चे। यस मैम। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, कैपिटल एफ माइनस एफ मस्ट बी इक्वल टू, कितनी एक्सेलरेशन आई थी 5.5, विच मीन्स कि जो फ्रिक्शन अभी हमारी सिस्टम में एक्ट कर रही है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, नहीं फोर्स माइनस 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब 110 माइनस 55, 110 माइनस 55, मास तुम्हारा 10 किलो है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ 55 न्यूटन आ गई। यस मैम। सबकी आई नहीं आई। स्क्रीन हाँ बेटा, स्क्रीन अच्छा बच्चा एक सेकंड, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो रहा है यार। यहाँ पर तो हमारा जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ए और बी के बीच में, वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में तो स्लिपिंग हो रही है ना। तो सिंस जो हमारी एफ की वैल्यू आई है दैट इज ग्रेटर देन जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, इसका यही मतलब है कि हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग है। आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन इज रॉन्ग होने का क्या मतलब है, ब्लॉक A will slip over block B. Block A will slip over block B since now kinetic friction is acting. Since now kinetic friction is acting between A and B. Is this point okay? समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस था? अभी एक बार ये वाली चीज को अच्छे से देखो, थोड़ा मुश्किल है मानती हूँ। समझ में आया ये पिछले वाले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस था? नहीं लगी हवा मैम इस क्वेश्चन की, स्विंग नहीं हो लगी गई, हवा। समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ चलो एक इसमें। बार स्टार्टिंग से देखते हैं। एक बार बिल्कुल ये पहला वाला पार्ट है इसका, वहां से मैं दिखा रही हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने तुम सब लोगों को सबसे पहले क्या बोला कि अगर यहाँ पर सारी की सारी सर्फेसेस स्मूथ होती, ठीक है, सब बच्चे ध्यान से सुन लो, अगर सारी की सारी सर्फेसेस स्मूथ होती तो कोई टेंशन ही नहीं थी। जिस फोर्स पे ब्लॉक जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाइए तो खाली ऊपर वाला ब्लॉक हिलता, यही होता ना, है ना। यही वाली तो सिचुएशन होती। हमने पहले भी तो ऐसा वाला केस पढ़ा है कि एक लंबा सा ब्लॉक था, उसके एक एंड पे एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है, नीचे वाले पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं, जब उसकी पूरी की पूरी लेंथ निकल जाएगी तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो नीचे गिर जाएगा। ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रही तो वो आगे की डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं करेगा ना। ये वाली चीज याद आई, ये वाले दोनों तीनों क्वेश्चन जो हमने पहले सॉल्व करे थे। अब इस क्वेश्चन में आओ। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है कि भाई हमने ए और बी ब्लॉक के बीच में बोल दिया है कि म्यू इज इक्वल टू 0.5, मतलब फ्रिक्शन दे दिया है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन का काम क्या है कि वो रिलेटिव मोशन जो है वो रेजिस्ट करता है, रिलेटिव मोशन जो है वो रेजिस्ट करता है। इसका मतलब है कि आइडियली फोर्स तो ए वाले ब्लॉक पे लग रही है, बट क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है कि ए और बी ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, तो ब्लॉक ए के साथ साथ में वो ब्लॉक बी को भी खींचने लग जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? हाँ मैम ये वाला केस तो समझ आ गया कि ये वाला केस समझ में आ गया। तो हमें ये चीज समझ में आई कि हाँ बिल्कुल सही, ब्लॉक ए और बी हमारे कुछ साथ में चलेंगे। तो इस सिचुएशन में वैसे होता क्या है कि सपोज ये फोर्स को मैं धीरे धीरे बढ़ाती गई, एक सिचुएशन तक ऐसा होगा कि मेरे जो ये ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है वो साथ में चल रहे हैं। फिर क्या होगा, जैसे मैंने फोर्स अपनी धीरे धीरे बढ़ाई, वैसे वैसे मेरा ए ब्लॉक पे क्योंकि फोर्स बढ़ रही है तो एक पॉइंट पे मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस हो जाएगा, और तब मेरा ए ब्लॉक अलग आगे आके रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, ए ब्लॉक अगर अलग आगे आके गिर जाएगा। ये इमेजिन कर पा रहे हो?
तो ऐसे सिचुएशन ma'am. में, ऐसे केसेस में होता ही है कि इनिशियली तुम्हारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो साथ में चलता है, जब तुम्हारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिचुएशन होता है वो क्रॉस हो जाता है, तो वैसी वाली कंडीशन में ब्लॉक ए जो होता है वो आगे जाकर स्लिप मार जाता है, और यही होना भी चाहिए, बहुत नेचुरली सोचो तो। सही बात है ना बच्चों? Yes, ma'am. अब ये चीज हम निकालेंगे कैसे कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि अज्यूम कर लो दैट ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी आर मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दे आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन, और सिस्टम बनाकर वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मिल गई, सिस्टम पे कितना फ्रिक्शन निकल रहा है उसकी वैल्यू मिल गई। तो तुम देख सकते हो ना कि यहाँ पर जो ये फ्रिक्शन लग रहा है, जो भी फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की वजह से, दैट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला फोर्स। मतलब इस केस में तुम्हारा ब्लॉक ए स्लिप नहीं होएगा, ये अभी स्टैटिक फ्रिक्शन में ही है। ये वाला केस क्लियर है अब? मैम यस मैम। मैम इसमें ये हाँ, हुआ अब था ना कि दोनों 50-50 थे पिछले वाले में। 50-50 से मतलब मतलब हमने जो फोर्स अप्लाई करी थी वो भी 50 थी, और हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है था वो भी 50 थी। इसका मतलब एक के दोनों ब्लॉक एक के ऊपर एक रहेंगे। दोनों ब्लॉक एक के ऊपर एक रहेंगे, वो सही बोला है आपने कि दोनों ब्लॉक हमारे एक के ऊपर एक रहेंगे, क्योंकि जो इस सिचुएशन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दैट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। जब ग्राउंड का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो तुम्हारे ब्लॉक पे जो फोर्स लगाई है उसकी वजह से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है, वहां पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है उससे कम होता है, तो हिलता नहीं है ना वो मामला, ब्लॉक तुम्हारा हिलता नहीं है ना उस केस में। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम वैल्यू लग रही है ब्लॉक पे, तो ब्लॉक हिलेगा नहीं। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन है, तुम्हारी जो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर अभी लग रही है दैट इज 25 न्यूटन, तो मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का केस हो गया, तो ब्लॉक ए तुम्हारा स्लिप नहीं होएगा। मतलब हमारी जो अजम्पशन है वो सही थी ना, ब्लॉक ए और बी सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे आगे। क्लियर है? मैम यस मैम। चलो, हवा हवा लग गई। अब अगले वाले केस पे आओ। अगले वाले केस में भी हमने पहला स्टेप तो वही किया, एक्सेलरेशन निकाल ली। यहाँ पर तुम्हारी जो फोर्स है वो अब हमने बढ़ा दी है, फोर्स तुम्हारी 110 न्यूटन की लग रही है, तो 20 किलो का मास हो गया, 110 न्यूटन की फोर्स हो गई, एक्सेलरेशन आ गई 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दिस आल्सो ओके? मैम यस। इसका जो अब वही सेम स्टेप्स कर रही हूँ, अब इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, वही नॉर्मल लग रही है मैम, वही फोर्स लग रही है, वही फ्रिक्शन लग रहा है, mg लग रहा है, और 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू mg करके मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी 100 और म्यू की वैल्यू 0.5 पुट करके मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 50 न्यूटन। मैम यस। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? स्टेप एक बार बताओ फटाफट। मैम यस मैम। ठीक है, अभिजय तो बोल रहा है, बाकी बच्चे ये बताओ। यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। तो ये हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम से हम यहाँ पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब तुम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? 110 माइनस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 मल्टीप्लाइड बाय मास। वहां से जो मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली वो 55 न्यूटन आई है, तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना इस क्वेश्चन में। अभी समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई कि हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है, हम वो अजम्पशन नहीं ले सकते, क्योंकि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो क्रॉस हो चुकी। मतलब ब्लॉक ए थोड़ा सा आगे स्लिप हो जाएगा ब्लॉक बी से, और दोनों के दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। इसका मतलब ये हो गया ना कि हमने पहले जो 50 निकाला था वो दोनों का एक साथ का निकाला था। ये 50 तुम किस चीज की बात कर रहे हो विजय? ये आपने अभी ये एफएस मैक्स 50 न्यूटन लिमिटिंग हाँ, तो ये दोनों का नहीं है, ये दोनों जैसे ब्लॉक ए के ऊपर और ब्लॉक बी के ऊपर जो तुम्हारा फ्रिक्शन लग रहा है दोनों के बीच में, उसकी वजह से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है वो 50 न्यूटन आया है। बी के ऊपर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ लगी नहीं ना ग्राउंड की वजह से, खाली ए की वजह से लग रहा है जो लग रहा है। मैम मतलब अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स है तो मतलब हाँ, ब्लॉक स्लिप कर स्लिप जाएगा। कर जाएगा। ग्राउंड पे भी तो वही हो रहा है, ग्राउंड पे भी तो वही होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स होती है तो स्लिप नहीं कर जाता क्या ब्लॉक? वही यहाँ पर भी हो रहा है कि ए और बी के बीच में जब जितना फ्रिक्शन था, तुमने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अगर लगा दी तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा ना, तो दोनों अब अलग अलग एक्सेलरेशन यस से मैम, आ चलेंगे। गया समझ। मैम ये जो समझ में 50 आ गया? न्यूटन का फोर्स है मैम, हम्म मैम ये किस चीज के बीच में? मैम मतलब ये दोनों ब्लॉक्स का या फिर ये ए बी के बीच का या फिर ये सरफेस दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करती हुई जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो है ये 50 न्यूटन। अच्छा मैम। और लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स जब तक तुम्हारे दोनों ब्लॉक्स रिलेटिव मोशन में नहीं आएंगे। ओके मैम। तो और जो हमारा आंसर आया था वो आया था 55। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन तो क्रॉस होगी ना, मतलब ब्लॉक ए हमारा स्लाइड कर रहा है ब्लॉक बी के ऊपर।
तो जो हमारी assumption थी वो assumption ही गलत थी, इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, जो हमने 5.5 निकाला है मैम, वो गलत ये है B को आंसर, वो गलत है, दैट इज द रॉन्ग आंसर। नाउ मतलब ना नाउ वो वी A विल, का ना वो B का है। नहीं ना वो ए का है ना वो बी का है, हमारी assumption गलत है, मतलब ये पूरा आंसर ही गलत है। अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर ए और बी की एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। अलग अलग। यस, क्लियर हुआ? अभी ए और बी की एक्सेलरेशन और निकालते हैं, फिर देखना। अब ए की एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगी, वही सेम फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी, वही सेम फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, अब ए की एक्सेलरेशन बनाएंगे तो ऊपर की साइड पे कितना लग रहा है हमारा, जो भी तुम्हारा नॉर्मल फोर्स लगेगी, हाँ नॉर्मल तुम्हारा जो भी लगेगा नीचे की साइड पे लग जाएगा mg कुछ, है ना। यहाँ पर तुम्हारा जो लग रहा है फोर्स तुम्हारी लग रही है 110 न्यूटन, फोर्स तुम्हारी लग रही है 110 न्यूटन, तुम्हारी यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है, हियर देयर इज सम फ्रिक्शन व्हिच इज एक्टिंग, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तुम्हारा क्योंकि डब्बा तुम्हारा स्लिप कर रहा है, और तुम्हारा किसी एक्सेलरेशन से ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है दिस इज मूविंग फॉरवर्ड, यही हो रहा है। यस यस मैम। ठीक है, लेट मी राइट मैम दिस एक एज, क्वेश्चन था हाँ बेटा, मैम, ये तो जब हमें पता लग गया कि मैम लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्रॉस हो चुका है, तो मैम हम इसको इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि जैसे ए है, हम फोर्स तो वो लगा ही रहा था इसको, तो मैम उसको क्रॉस करने में टाइम तो लगेगा, धीरे धीरे स्लिप कर रहा है, पर जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो बी पे भी तो लगाएगा मैम, बी भी तो उसको एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। हाँ तो वही हम तभी तो ए और बी का सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना। तो मैम बी का मास 10 kg है, तो मैम 10 बी kg का के हिसाब से उसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, और फिर जो नहीं ए नहीं, की अब एक्सेलरेशन देखो आएगी वो कर प्लस हो सकते हो जाएगी। वैसे भी, अब देखो होगी क्या दिक्कत, क्या होगी ये बताती हूँ। लेट मी से दैट दिस इज नॉर्मल बिकॉज ऑफ ए। अब बेटा यहाँ पर दिक्कत क्या होगी तुम्हारी, अगर मैं बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम हाथ की हाथ ड्रॉ कर रही हूँ, चलो ताकि तुम्हें दिक्कत ही ना रहे, बी में भी नीचे की साइड पे एमजी बनाओगे, यस मैम। है ना। अब बी पे ग्राउंड की वजह से एक नॉर्मल लगेगी ऊपर की साइड पे विच विल बी इक्वल टू एन बी, लगेगी, ग्राउंड पे रखा हुआ था ना ब्लॉक बी, ये वाला ब्लॉक है, इसकी वजह से कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगी, दैट विल बी इक्वल टू एन ए। यस मैम। और अब यहाँ पर कोई और फोर्स लगेगी तुम्हारे हिसाब से? नो मैम। नहीं लगेगी, वही गड़बड़ हो गई, यहाँ पर भी तो फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी ना। अब अगर ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में इस डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो ब्लॉक बी के ऊपर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, दोनों में वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ना बेटा। यस मैम। तो अब यहाँ पर इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगी, दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालनी वाले केस में दिस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक and in this case it will be acceleration of block B. You will find out both of these accelerations. Are the steps okay? यस ठीक है, मैम। थोड़ा बहुत समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम आ गया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू अब कैसे निकालोगे, सबसे पहले ब्लॉक ए को देख लो, ब्लॉक ए को देख लो, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम ए मल्टीप्लाइड बाय जी, मतलब 10 into 10 100 न्यूटन। इसका मतलब है इस सिचुएशन में काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन। हमें ये तो पता चल गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो उसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 50 न्यूटन। यस ठीक है, तो 50 न्यूटन वैल्यू है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 110 माइनस 50 इज इक्वल टू मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। अब जितना यहाँ पर फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन तो यहाँ पर भी उतना ही लगेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 50 न्यूटन का, उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितनी आएगी ब्लॉक बी की, ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली निकल गई, जो तुम्हारा ये फ्रिक्शन होएगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ बी। मतलब ये फ्रिक्शन तुम्हारा 50 न्यूटन का तुम्हें गिवन था, यहाँ पर मास और बी और एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास 10 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी बनेगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी इस केस में कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस ओके नाउ? यस यहीं पर कुछ कुछ इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए तुम्हें ना ग्राउंड और बी के बीच में भी थोड़ा सा फ्रिक्शन दे देते हैं, तो वैसे केसेस भी अपन लोग देखेंगे कि ग्राउंड और बी के बीच में फ्रिक्शन है, तो वो वाली चीज भी देख लेना कि भाई अब बी भी मूव करेगा नहीं करेगा।
सही है, बट क्वेश्चन का सार समझ में आया थोड़ा बहुत? मैम लास्ट का पोर्शन दिखा दीजिए। मैम हाँ बेटा, मैम जेई में ऐसे क्वेश्चन इससे हार्ड क्वेश्चन आते हैं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा, मैम, मतलब जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इससे हार्ड आते हैं मेंस में। ऐसा आ सकता है मेंस में, मैम मैं एलपीयू इससे का भी हार्ड आ सकते हैं, बट ऐसा भी आ सकता है। मैम मैं जा रहा हूँ मैम, एलपीयू का आपका नेक्स्ट टाइम दिखाना। अरे कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, ऐसे तो सारे ही मुश्किल होते हैं। हमें तो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, हमें क्या पता कि कौन से टॉपिक से इजी आएंगे, कौन से मुश्किल आएंगे। प्रतीक माई कौन है? बेटा माइक ऑफ कर लो बच्चे अपना। मैम लास्ट स्टेप बताना। एक सेकंड बच्चा, मैं बता रही हूँ। लास्ट स्टेप बताना है बेटा, ये वाला। यस मैम। तो ये स्टेप तो इजी है ना। यहाँ पर अब हमें पता चल गया कि भाई जो असम्पशन हमने ली थी वो गलत है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी तुम्हारे अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव, ब्लॉक ए इज एक्चुअली स्लिपिंग ओवर ब्लॉक बी। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, दोनों को अलग अलग मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके जो पहले वाला एनालिसिस है वही यूज कर लिया, और कुछ तो बस तरीका है ही नहीं ना। मैम फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन इक्वल कैसे हो गया? जितना फ्रिक्शन ए, जो तुम्हारी ए और बी के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो जितना फ्रिक्शन ए बी पे लगाएगा उतना ही तो बी ए पे लगाएगा। दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन Yes, ma'am. स्टॉप करना चाहता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स तो सेम ही लगेगी ना, ओके मैम। है ना। कांटेक्ट फोर्स ही तो है बेटा, फ्रिक्शन कुछ ऐसे अलग चीज होगी। जितना ए बी पे लगाएगा उतना ही तो बी ए पे लगाएगा कांटेक्ट फोर्स। देन FPA इक्वल्स टू MBA भी कहाँ से आ गया? मैम फोर्थ बॉल नहीं लेंगे जो ए पे एक्सपीरियंस हो रहा है कंटेंट वाला। फिर से बोलो। नहीं वो मैम, तो जो ए का force हो है- गया ना, वो तो ए ब्लॉक ए का 110 खाली ए पे लग रही थी। ब्लॉक बी पे तो जो भी मूवमेंट हो रहा है वो खाली ये फ्रिक्शन की वजह से हो जाएगा ना, 50 न्यूटन की वजह से, ओके मैम। है ना। ब्लॉक बी पे तो आगे की साइड पे तो और कोई फोर्स लगी नहीं रही, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि स्मूथ होती, would have been smooth, तब तो तुम्हारी कोई एक्सेलरेशन आती नहीं ब्लॉक की। सही बात है, समझ में आया अभी सब बच्चों को? ठीक है, तो Yes, दिस ma'am. वाज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन, ये तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे तुम्हारे जो तुम्हारा टेस्ट है उसमें भी तुम्हारे पास फ्रिक्शन वगैरह ये सवाल आने हैं, तो इस तरीके के सवाल भी अपने प्रैक्टिस करने हैं, अच्छे से सवाल प्रैक्टिस करने हैं। इस तरीके के सवाल भी तुम्हारे एक्सपेक्टेड हो सकते हैं टेस्ट में, ठीक है बेटा। मैम। बाकी हाँ बच्चा, मैम इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरा जेई से मन उठ गया मैम, मैं जा रहा हूँ एलपीयू की साइड पे मैनेजमेंट कोटा का फॉर्म भरते हैं। हे भगवान, मतलब